हेलो दोस्तों, ऑटोमन एम्पायर और इस्लामी खिलाफत को खत्म करके कमाल अतातुर्क ने एक सेक्युलर देश तुर्की की स्थापना की थी। यहाँ का सेक्युलर संविधान यूरोपियन कंट्रीज की तरह बनाया गया था, स्पेशली फ्रांस की तरह। मकसद था तुर्की को बाकी के यूरोपीय देशों की तरह बनाना, और तुर्की बहुत हद तक ऐसा बन भी गया। तुर्की की आबादी का 99.8% मुस्लिम होने के बाद भी स्कूल, पब्लिक स्विमिंग पूल्स और यूनिवर्सिटीज जैसी जगहों पे हिजाब बैन था। हिजाब के साथ साथ पुरुषों की इस्लामी टोपी और पगड़ी भी बैन थी। नतीजा ये हुआ कि तुर्की की आबादी में लगभग तो सभी मुस्लिम थे, पर जो मुस्लिम परंपराओं को ज्यादा मानते थे वो लोग देश में अलग थलग पड़ने लगे। फिर एक शख्स इस्तांबुल का मेयर बना ईयर 1994 में। नाम था रेसेप तैयब एर्दोगान। इन्होंने एक इस्लामिस्ट पार्टी की स्थापना की जिसका नाम था AKP पार्टी। इन्होंने अपनी छवि एक सेकुलर नहीं बल्कि इस्लामिक नेता के रूप में बनाई और 2003 में तुर्की के प्राइम मिनिस्टर बन गए। इसके बाद से इन्होंने तुर्की में बहुत सारे बदलाव कर दिए। हिजाब और टोपी पर लगा बैन हटा दिया, शराब खरीदने को काफी ज्यादा मुश्किल कर दिया। इवन 2021 में रमजान में शराब पर बैन भी लगा दिया था। 2003 में सत्ता में आने के बाद से इन्होंने शराब पर बहुत सारे एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाए और 2013 में रात 10 बजे के बाद से देश में कहीं भी शराब बिकने पर बैन लगा दिया। उनकी इन्हीं सब पॉलिसीज की वजह से एर्दोगान को लोग बहुत ज्यादा पसंद भी करते हैं और उनसे बहुत ज्यादा नफरत भी करते हैं। लेकिन तुर्की की पॉपुलेशन उन्हें 20 सालों से तुर्की की सत्ता में बैठाए हुए है और कोई भी अपोजिशन का लीडर एर्दोगान को पिछले 20 सालों में एक भी बार नहीं हरा पाया है। लेकिन इस बार फिर से तुर्की में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं और लोगों को लग रहा है कि पिछले 20 सालों में तुर्की का अपोजिशन इस बार सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है। नतीजा, एर्दोगान की कुर्सी को इस बार थोड़ा खतरा जरूर पैदा हो गया है। पर आखिर कैसे ऐसा हुआ, आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। पर उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तुर्की इस टाइम दो भागों में बटा हुआ है। एक सेक्युलरिज्म को सपोर्ट करने वाली जनता है और दूसरी तरफ है इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाली जनता। और यही एर्दोगान का सबसे बड़ा टेस्ट है 14 मई 2023 को होने वाले प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री इलेक्शंस। इस बार तुर्की में अपोजिशन पार्टीज एक साथ जुड़ी हैं और उन्होंने प्रेसिडेंशियल पद पर एर्दोगान को चुनौती देने के लिए अपना लीडर कमाल किलिचदारोग्लू को चुना है। एर्दोगान और कमाल में से जो 50% प्लस 1 वोट आएगा वो तुर्की का अगला प्रेसिडेंट बन जाएगा। एर्दोगान की AK पार्टी के समर्थन में कुछ छोटी पार्टीज हैं। इनकी पार्टी की सोच इस्लामिस्ट नेशनलिज्म वाली है। वहीं दूसरी तरफ है कमाल किलिचदारोग्लू की पार्टी, जिनकी पार्टी का नाम है CHP। इनके पास भी 5 अलग अलग छोटी पार्टीज का सपोर्ट है जिनमें इस्लामिस्ट पार्टी भी शामिल है। यानी एर्दोगान यहीं पर थोड़े कमजोर पड़ रहे हैं क्योंकि अपोजिशन में भी इस्लामिस्ट पार्टीज ही हैं। इससे पहले हमेशा से एर्दोगान का सामना एकदम सेक्युलर पार्टी से हो रहा था जिनमें इनके वो वोटर कभी नहीं जाते थे जो अपना प्रेसिडेंट एक इस्लामिक नेता को चुनना चाहते थे। पर अपोजिशन ने इस बार समझदारी दिखाई और सेक्युलर के साथ साथ पारंपरिक मुस्लिम वोटर्स का साथ पाने के लिए अपने अलायंस में कुछ छोटी इस्लामिक पार्टीज को भी शामिल कर लिया है। हालांकि इस अलायंस में अभी सेक्युलर पार्टीज ज्यादा शामिल हैं। दूसरी बड़ी चुनौती एर्दोगान के सामने ये है कि फरवरी में तुर्की में बहुत भयानक अर्थक्वेक आए थे। इसमें तुर्की के 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और इस भूकंप से लाखों लोग बेघर हो गए थे जो आज भी शेल्टर में ही रह रहे हैं। और लोगों का कहना है कि इसमें गवर्नमेंट अपने लोगों को सही से राहत नहीं दे पाई है। अब भूकंप बहुत ज्यादा बड़ा था, गवर्नमेंट संभाल नहीं पाई या फिर गवर्नमेंट ऑफ तुर्की ने लापरवाही बरती। जो भी हो, इससे तुर्की के भूकंप प्रभावित लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है और वो 14 मई के इलेक्शन में इस गुस्से को एर्दोगान के अपोजिशन में वोट देकर निकाल सकते हैं। एर्दोगान पॉजिटिव पॉइंट, दोस्तों भले ही तुर्की के पास अपोजिशन इस बार काफी ज्यादा मजबूत है या फिर कई मुद्दों पर एर्दोगान की गवर्नमेंट की आलोचना हो रही है, लेकिन पिछले 20 सालों से लगातार अगर किसी शख्स को देश की जनता अपने लीडर के तौर पर चुन रही है तो इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं काफी पॉपुलर भी है। और इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि तुर्की में लगभग 30% वोटर्स ऐसे हैं जो किसी भी कीमत पर एर्दोगान को ही वोट करते हैं, क्योंकि एर्दोगान की गवर्नमेंट ने काफी ऐसे अच्छे काम किए हैं जिनसे तुर्की को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। जैसे कि उन्होंने तुर्की को पहले से काफी ज्यादा पावरफुल और रीजनल पावर के तौर पर बना दिया है और सेल्फ सफिशिएंट भी बनाया है। यानी आज तुर्किश मिलिट्री जिन वेपन्स का यूज करती है उनमें से ज्यादातर तुर्की खुद से बना लेता है और ड्रोन वेपन बनाने के मामले में भी तुर्की दुनिया में नंबर 1 हो गया है। 2003 में सत्ता में आने के बाद से एर्दोगान ने कुछ ऐसे इकोनॉमिक चेंजेस किए थे जिससे तुर्की की इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो हुई थी और बहुत से लोग पॉवर्टी से हटकर मिडिल क्लास में शिफ्ट हो गए थे। इन सब चीजों का फायदा एर्दोगान को आने
आने वाले इलेक्शंस में होता ही रहेगा। एर्दोगान से निगेटिव पॉइंट। दोस्तों, एर्दोगान के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को फिर से जीतने के सपने को तोड़ने के लिए भी बहुत सारी सिचुएशंस बनी हुई हैं, क्योंकि जब ये सत्ता में आए थे तो इन्होंने तुर्किश इकोनॉमी को बहुत ज्यादा ग्रो करवाया था, लेकिन अब पिछले कुछ सालों से तुर्की की इकोनॉमी बुरी तरह से गिरी भी है। वजह है कई तरह की प्रॉब्लम्स जिन्हें तुर्किश गवर्नमेंट टैकल करने में फेल हो गई है। तुर्की का पड़ोसी देश सीरिया एक वार से ग्रसित है, जिसमें तुर्की खुद भी शामिल है। इससे तुर्की की इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ा है। एर्दोगान ने लगभग 36 लाख से ज्यादा सीरियन शरणार्थियों को अपने देश में जगह दी है। कोरोना पैंडेमिक ने भी बहुत से देशों की तरह तुर्की की इकोनॉमी को हिट किया है। भूकंप ने भी कई तुर्किश राज्यों को बुरी तरह से प्रभावित किया। इसके अलावा तुर्की की करेंसी तुर्किश लीरा भी बहुत बुरी तरीके से गिरी है। जहां 2020 में $1 के मुकाबले लगभग 5 तुर्किश लीरा मिल जाती थी, तो अब $1 के मुकाबले लगभग 20 तुर्किश लीरा मिलती हैं, जो कि कई गुना का डाउनफॉल है। इसी वजह से तुर्की के एक बड़े परसेंटेज ऑफ वोटर्स एर्दोगान से काफी नाराज भी हैं। आफ्टर एर्दोगान। दोस्तों, अब अगर हम ये सिचुएशन सोचें कि एर्दोगान हार जाते हैं तो तुर्की में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे। तुर्की में इन्होंने बहुत से बदलाव किए थे। इन बदलावों को करने में इन्हें 20 साल लग गए। यहाँ तक कि इन्होंने तुर्किश संविधान में भी बहुत सारे चेंजेस कर दिए। तुर्की ने एर्दोगान को 2003 में अपने देश का प्रधानमंत्री बनाया था, और हमारे देश की तरह तुर्की में भी सबसे ज्यादा पावरफुल प्रधानमंत्री पद होता था, न कि प्रेसिडेंट का पद। लेकिन तुर्किश संविधान में ये भी था कि कोई भी इंसान 2 बार से ज्यादा वहाँ का प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता है। एर्दोगान चाहते थे कि वो लगातार तुर्किश सत्ता पर बने रहें। जब वो दोबारा प्रधानमंत्री चुन लिए गए तो दोबारा उनके लिए बनना नामुमकिन था। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे बदलाव किए और प्रधानमंत्री पद की सारी पावर प्रेसिडेंट को दे दी। यानी अब तुर्की में सबसे ज्यादा पावरफुल प्रेसिडेंट होने लगा, और तीसरी बार में वो तुर्किश प्रेसिडेंट बन गए। यहाँ तक कि चंद साल पहले जो पद तुर्की में सबसे ज्यादा पावरफुल होता था, यानी प्राइम मिनिस्टर का पद, उसे एर्दोगान ने तुर्की से खत्म ही कर दिया। अब तुर्की में कोई भी प्रधानमंत्री होता ही नहीं। इतने सारे बदलाव करने की वजह से एर्दोगान को सत्ता से हटाने के लिए वहाँ की मिलिट्री ने तख्ता पलट की कोशिश कर दी थी, लेकिन वहाँ की जनता ने एर्दोगान का इतना ज्यादा साथ दिया कि वो तख्ता पलट नहीं हो पाया था। अब जो आने वाले प्रेसिडेंट है यानी अपोजिशन के लीडर, उनका कहना है कि अगर वो वापस आए तो एर्दोगान के किए गए बहुत सारे बदलावों को वो सही करेंगे, यानी वो प्रधानमंत्री पद को फिर से वापस लाएंगे। इसके अलावा जब से तुर्की बना था तब से उसका शिफ्ट यूरोप और अमेरिका की तरफ ज्यादा था, लेकिन एर्दोगान के सत्ता में आने के बाद से तुर्की का रुख मिडिल ईस्ट के देशों की तरफ ज्यादा बढ़ गया और वो वेस्टर्न कंट्रीज से थोड़ा दूर होने लगा। न्यू प्रेसिडेंट ऐसी कोशिश करेंगे कि फिर से वो तुर्की को यूरोपियन कंट्रीज के करीब कर सके। खैर दोस्तों, तुर्की का प्रेसिडेंट कौन बनेगा ये तो तुर्की की जनता ही डिसाइड करेगी। लेकिन आपका क्या ओपिनियन है, तुर्की के लिए कौन ज्यादा सही रहेगा, एर्दोगान या इनके अपोजिशन लीडर? आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।